हेलो टू एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हम क्लास में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, क्लास 10th की एनसीईआरटी का लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये टू फिनोमिना जिसके बिना दुनिया अधूरी है, दुनिया अंधेरे में है। बिना इन फिनोमिना के दुनिया में कुछ भी देखा नहीं जा सकता। तो दोनों फिनोमिना को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं और ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले आप जाएं और प्लेलिस्ट को एक्सेस करें ताकि आपको प्रीवियस क्लासें जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हुए हैं या बायो के चैप्टर्स हुए हैं या हिस्ट्री के चैप्टर्स हुए हैं या ज्योग्राफी के चैप्टर्स हुए हैं, उन चैप्टर्स को भी आप एक्सेस कर लें। आज थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, गला खराब है जुकाम को जैसे हमारा। ठीक है, तो हमें आज क्या पढ़ना है? आज हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख रहे थे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो जैसे ही एनसीईआरटी ने पहले यहाँ पर एक डायग्राम दे दिया है, तो ये डायग्राम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और आखिर इन्हें चलने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम आसपास, एनसीईआरटी का कहना ये है, यहाँ से यहाँ तक पहले में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एनसीईआरटी ने आपके, कि भाई जो दुनिया के अंदर सारी चीजें हैं, जैसे कि उन्होंने बोला एक एक एग्जांपल लेने को, कि भाई एक अंधेरा भरा हुआ कमरा है जिसमें अंधेरा भरा हुआ है, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा है, वहां पे लाइट नहीं है। तो हमें क्या होगा, हमें वहां पर चीजें नजर नहीं आएंगी जब तक वहां पे लाइट ऑन न की जाए या उस रूम को लाइटिंग अप न किया जाए। तो बात तो सही है भाई, कि अगर कोई कमरा है जिसमें कोई अंधेरा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि उस रूम में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट वहां पर प्लेस्ड हो। क्लियर है ये बात? तो जब हम लाइटिंग अप करते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि वहां पर रखी हुई सारी चीजें नजर आने लग जाती है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है। दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने यहीं पर हमसे ये किया है कि जब हम किसी रूम को लाइटिंग अप करते हैं तो वहां से जो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लग जाती है, तो उसमें कहने का मतलब ये है कि लाइट जा करके उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है और वहां से ट्रांसमिट होकर के या रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों में आकर के उसका प्रतिबिंब बनाती है, यानी इमेज का फॉर्मेशन करती है। इस वजह से वो हमें दिखने लग जाता है। एनसीईआरटी ने एक आंसर भी दे दिया है। दूसरी बात कहने का मतलब ये है एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे बोला है, हमने हाईलाइट किया हुआ है इस पोर्शन को। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ कॉमन फिनोमिना है, वंडरफुल फिनोमिना है, जो कि दुनिया के अंदर एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट के थ्रू या किसी भी थ्रू पूरी यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं। तो आखिर वो फिनोमिना कौन सा है जिसके थ्रू ये मिरेकल्स हमें देखने को मिलते हैं? तो पहली बात इन्होंने बोला है कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, कि आखिर किसी मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये भी हमें देखने को अभी मिलेगा। हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें एनसीईआरटी बताने वाली है कि आखिर इमेज का फॉर्मेशन किसी मिरर में कैसे होगा, या हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी एज इट इज जो है इमेज कैसे फॉर्म हो जाती है, या जो है इरेक्टेड इमेज कैसे फॉर्म हो जाती है, या इक्वली इमेज कैसे फॉर्म हो जाती है। आखिर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है, मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो आखिर उसकी इमेज का फॉर्मेशन हमें 5 मीटर की ही डिस्टेंस पर कैसे नजर आता है? तो इन सारे सवालों के जवाब हमें कौन देगा? एनसीईआरटी देगी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि दूसरा वंडरफुल मिरेकल हमें देखने को मिलता है कि जब स्टार्स चमकते हुए हम देखते हैं, तो उनका कहना ये है, एनसीईआरटी का कहना ये है कि आखिर ये तारे कैसे चमकते हैं, या इसके पीछे किसका हाथ है? कहीं मोदी जी का हाथ तो नहीं है? तो मोदी जी का हाथ बिल्कुल नहीं है। तो भाई मोदी जी का हाथ नहीं है तो किसका हाथ है, ये भी हमें पता करना है। तो हमें उस फिनोमिना को जानना है जिसकी वजह से तारे चमकते हैं। थर्ड बात एनसीईआरटी ने इंक्लूड की है यहाँ पर, कि भाई एक ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो हम देखते हैं बरसात के मौसम में, है ना? तो तन्हाइयों का आलम हो जाता है जब तो लोग क्या देखते हैं? रेनबो देखते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन देखते हैं, कि एक 7 कलर का रेनबो यानी कि धनुष आपको आसमान में नजर आता है। तो आखिर उस 7 कलर का रेनबो फॉर्म कैसे हुआ? आखिर उसके पीछे क्या फिनोमिना है? ये एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है। ठीक है,
फोर्थ बात एनसीईआरटी ये कह रही है कि कोई मान लीजिए ऐसा मीडियम रखा हुआ है लाइट के सामने जो कि ओपेक है। कैसा है? ओपेक है। ओपेक का मतलब होता है कि उस मीडियम से लाइट पास नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, क्या होगी, यानी अपने ही पाथ पे लौट आएगी या वहां से बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भाई जो मीडियम होगा वो मीडियम कैसे होने चाहिए, यानी कि मीडियम के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो इंट्रो में यहाँ पर इतनी बातें अभी तक एनसीईआरटी ने इंक्लूड की हुई है। क्लियर है ये बात? जो कि अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बोला है एनसीईआरटी ने कि जब हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इन फिनोमेना को देखेंगे अपने आसपास अराउंड अस, तो हमें हो सकता है कि हम लोग कंक्लूड कर लें इस बात को कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई प्रतीत होती है। हम उसे प्रतीत कर रहे होते हैं, हम उसे फील कर रहे होते हैं कि ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट casts a sharp shadow of an opaque object point to this straight line path of light usually indicate as a ray of light। तो ऐसा हम चैप्टर को एक्सप्लोर करने पर देखने को हमें मिल सकता है। तो अगर हमें ऐसी ऑब्जर्वेशन हाथ लगी तो हम जरूर बोलेंगे कि भाई जो लाइट का पाथ है वो रेक्टिलिनियर है, यानी कि लाइट क्या कर रही है, एक लीनियर पाथ पर ट्रेवल कर रही है, एक लीनियर पाथ पर चल रही है। क्या इंट्रो क्लियर हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक आपको इंट्रो में एनसीईआरटी ने यही कहा है और आपको इन सवालों के जवाब आने वाले चैप्टर में, यानी कि जब हम चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है कि मोर टू नो, क्या कुछ और ज्यादा जानना चाहते हो? क्या आपके अंदर क्यूरियोसिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें जिस लाइट ने दुनिया दिखा दिया तो आखिर उसके फिनोमेना के बारे में क्यों ना जाने। जिसने हमें ये बता दिया कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम कैसे क्यों ना जाने कि आखिर रेनबो का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है। जिसने ये बता दिया कि अगर कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट भी नहीं है, आखिर ओपेक है, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो आखिर उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, क्योंकि उस मीडियम ने, उस ऑब्जेक्ट ने लाइट को बेंड कर दिया, अपने पाथ पर वापस भेज दिया। तो आखिर उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो अगर कोई मीडियम या कोई ऑब्जेक्ट जिसकी टेंडेंसी ओपेक है, यानी कि टेंडेंसी कैसी है, ओपेक है, यानी कि उससे लाइट पास नहीं हो सकती, और अगर लाइट उससे बेंट हो जाए या वापस लौटना चालू हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू या एक डिफिनेशन के थ्रू उस प्रोसेस का नाम बताया है, जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, लाइट अपने पाथ पर वापस लौट आती है। क्या बात क्लियर हो गई? तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया ये? चलिए, फिर आगे यहाँ पर बोला गया है कि भाई अगर आप देखें कि बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में हमें देखने को ये मिलता है कि लाइट का एडिक्वेट जो है प्रोसेस क्या है, या एडिक्वेट रीजन क्या है, या एडिक्वेट थ्योरी क्या है। तो ऐसा 20th सेंचुरी के आसपास या स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिल पाता, यानी जो रिसर्चर होते हैं आखिर उसकी प्रोसेस को कंक्लूड नहीं कर पाते कि आखिर भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, तो एडिक्वेट प्रोसेस क्या है। तो यही बात बोली गई है कि एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट बिकेम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लोगों ने बोला कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट है often becomes inadequate for treatment of the interaction of the light with matter, and light often behaves somewhat like a stream of particles. So this confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged, in which light is neither a wave nor a particle. So the new theory reconciles the particle properties of light with the wave nature। तो यहाँ पर जो पूरा कंफ्यूजन था कि आखिर लाइट वेव फॉर्म में चलती है कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में चलती है, इन सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए रिसर्चर और साइंटिस्ट ने बोला कि जो है न तो लाइट वेव फॉर्म में चल रही है, ना ही लाइट पार्टिकल फॉर्म में चल रही है, और एक न्यू थ्योरी ला करके हमारे सामने रख दी कि जो भाई लाइट है उसका पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है कि वेव नेचर के साथ है। यानी वेव नेचर के साथ है मतलब सर, वेव नेचर के साथ का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल का मतलब क्या हुआ। मैं आपको बता दूं, जब आप प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, जब हमारे पास टॉपिक आएगा प्लैंक का क्वांटम प्रिंसिपल, तो हम आपको कवर कराएंगे कि आखिर उस क्वांटम प्रिंसिपल में क्या क्या बोला गया है।
बट इतना समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए आपके पास 2 गन है, उनमें से एक गन जो है आपके पास पिस्टल है, जिससे केवल एक बार में एक ही फायर किया जा सकता है, ठीक है। एक क्या है, मान लीजिए पिस्टल, और दूसरी है मशीन गन। कौन सी गन है भाई? मशीन गन, ठीक है। यानी इससे, इस वाली गन से, जो मशीन गन है, इससे हंड्रेड्स ऑफ फायर एक साथ किए जा सकते हैं, एक साथ बुलेट फायर की जा सकती हैं। बट पिस्टल से एक बार में एक ही फायर किया जा सकता है, एक ही बुलेट फायर की जा सकती है। तो आप क्या देखेंगे, जब पिस्टल से हम फायर करेंगे तो आपको एक बुलेट, सिंगल बुलेट जाती हुई नजर आएगी। तो आप बोलेंगे कि यहाँ से सर आइडेंटिकल बुलेट जा रही है, यानी कि एक ही बुलेट जा रही है, ठीक है। बट आप जब एक मशीन गन से फायर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सारी बुलेट्स लाइन से जा रही हैं, एक लाइन बन गई है, वहां पर एक लाइन का फॉर्मेशन हो गया है। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो अब लाइन जा रही है ना, ये एक वेव फॉर्म में जा रही है। तो तब आप क्या बोलेंगे कि वही बुलेट्स एक वेव को भी फॉर्मेशन कर सकती है, और वही बुलेट अगर हम सिंगल सिंगल फायर करें तो एज अ पार्टिकल का भी काम कर सकती है, एज अ पार्टिकल भी प्रतीत हो सकती है, या प्रतीत होगी, या हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि भाई आपको अगर और ज्यादा जानना है तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कंफ्यूजन था, इस कंफ्यूजन को दूर किया गया क्वांटम थ्योरी वगैरह को इमर्ज करके, और वहां पर बताया गया कि भाई जो लाइट है वो वेव नेचर के साथ है, यानी कि पार्टिकल के साथ साथ उसमें वेव नेचर भी पाया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पे एनसीईआरटी का कहना है कि भाई जब आप और आगे जाएंगे, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हैं कि फिनोमिना पढ़ेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का, कि और बताया जाएगा कि भाई यहाँ पर यूटिलाइज करना है आपको स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, एक स्ट्रेट पाथ पे चलती है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को हमें देखना है। फिर हम अगर देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम सारी चीजें देखेंगे, और देखेंगे स्टडी ऑफ द सम ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर, कि हमारे पास जो नेचर में सम ऑप्टिकल फिनोमिना है उन चीजों को भी देखेंगे। फिर हम इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर्स का यूज करते हुए वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी पढ़ेंगे, और उनकी एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे कि हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस में उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। तो आई होप की बात क्लियर हो गई होगी कि आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो पहला बात, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना है, किसके द्वारा? स्पेरिकल मिरर के द्वारा। दूसरी बात, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ना है, किसके द्वारा? स्पेरिकल मिरर के द्वारा। और क्या पढ़ना है आपको? यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फिनोमिना पढ़ना है, जो एप्लीकेशंस आप देख, जो आपने फिनोमिना अभी तक देखे हैं उनके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं रियल लाइफ में, कि आखिर रियल लाइफ सिचुएशन में उनके क्या क्या यूजेज हैं, उनके क्या क्या एप्लीकेशन हैं। अगर तारों का टिमटिमाना है तो क्या इसके पीछे कहीं कोई फिनोमिना है? अगर कहीं पर रेनबो का फॉर्मेशन है तो क्या कहीं पर इसका फिनोमिना है? अगर कहीं से लाइट बेंड होकर के वापस आ जाती है तो क्या इसका भी कोई फिनोमिना है? तो ये सारी चीजें हम रियल लाइफ में भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉपी नोटबुक लेकर के बैठिएगा, या अगर एनसीईआरटी की बुक हो तो भी आप लेकर के बैठ सकते हैं, और उन चीज़ों को हाईलाइट करते जाइए जो हम अभी तक बताते आए हैं या हाईलाइटेड हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात, अगर हम आपको बोलें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए, तो पहले आप इतना याद रखिएगा कि कोई एक प्लेन सरफेस है। क्या है? प्लेन सरफेस है, और उस प्लेन सरफेस का जो एक साइड है वो कैसा है? पॉलिश्ड है, ठीक है। यानी कि एक साइड पॉलिश किया हुआ है इस सरफेस का। कोई भी प्लेन सरफेस आप ले सकते हैं, वो किसी गिलास का ले सकते हैं, किसी मिरर का ले सकते हैं, किसी स्टील की प्लेट ले सकते हैं। कोई भी प्लेन सरफेस, कोई भी चिकना सरफेस आप ले सकते हैं, किसी वॉल को आप सरफेस मान सकते हैं। क्लियर है? तो कोई भी प्लेन सरफेस जो कि वन साइडेड पॉलिश्ड होना चाहिए, कंडीशन ये है। अब सपोज करिए यहाँ पर हमारे सन देवता प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर देखा जाए तो मेनली सन को ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमें लाइट मिलना चालू होती है, और मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है,
कहाँ से? सन देवता से। मान लीजिए एक लाइट की रे आई या वेव आई और आकर के इस पॉइंट पर स्ट्राइक करने लग गई या स्ट्राइक किया उसने, होगा क्या? होगा ये कि ये लाइट यहाँ से बेंट होगी या टर्न होगी और अपने पाथ पर वापस जाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने पास से सीधे मुड़ जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट आगे के स्ट्राइक की और यहाँ से क्या हो गई? बेंड हो गई या मुड़ गई। ठीक है, तो आप इसे बोलेंगे रे ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ इंसिडेंस, जो रे आती है उसे बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, या रिफ्लेक्टेड रे बोल दीजिए। क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल लाइन कंसीडर कर लें तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि भाई ये जो इंसिडेंस रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है बीच में, ये एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं, यानी एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, इसे बोलेंगे एंगल आई, यानी कि आप इसे बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस एंगल। क्लियर हो गई ये बात? और यहाँ पर एक एंगल आपको फॉर्म होता हुआ नजर आएगा जिसे आप बोलेंगे एंगल आर। क्या बोलेंगे? एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है? तो यहाँ से भी आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि एंगल आई इक्वल एंगल आर होगा। क्या होगा? एंगल आई इक्वल एंगल आर होगा, यानी कि इंसिडेंस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात क्लियर हो गई। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि आ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर, एक मिरर की तरह का हाईली पॉलिश्ड सरफेस लिया गया है, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, कि अगर उस पर कोई लाइट गिर रही है तो उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन वो रिफ्लेक्ट कर देगा। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग ऑलरेडी इस चीज से अवगत हैं, इस चीज को जानते हैं। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि आखिर वो कैसे मोस्ट ऑफ दी पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में नहीं, हमेशा एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या आपको एमसीक्यू फॉर्म में दे देगा या आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दे देगा। वो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछ सकता है कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन कीजिए। तो पहला लॉ क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने बता दिया कैसे होगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये एक कोई हाईली प्लेन सरफेस है लाइक अ मिरर, यहाँ पर कोई आएगा, ठीक है, पॉलिश सरफेस है, यहाँ से कोई रे आई और उसने मोस्ट ऑफ द केसेस को क्या कर दिया? मोस्ट ऑफ द पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपका एंगल आई होगा, ये आपका एंगल आर होगा। क्लियर है? तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आखिर जो इंसिडेंस रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल लाइन होगी, वो एक ही पॉइंट पर आकर के क्या करेगी? लाई करेगी। ये भी बात हमने क्लियर कर दी है। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो आपको ये लॉ याद रखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि यही चीजें आपकी क्लियर करेंगी कि आखिर तारों का टिमटिमाना कैसे होता है। ठीक है, या किसी भी इमेज का फॉर्मेशन किसी प्लेन मिरर में या किसी भी टाइप के मिरर में, जो कि मान लीजिए किसी भी गिलास का पार्ट है, उसमें कैसे होगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन करेगी कि भाई जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इंक्लूडिंग स्पेरिकल सरफेस, उनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या अप्लीकेबल है, आखिर किस टाइप से अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ऑल टाइप्स हमें समझने होंगे। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई अ प्लेन मिरर। तो आप लोग, सिंपल सी बात है, अगर आप देखते होंगे कि अपने आप को कि हाँ बाल सही से सेट हुए हैं नहीं हुए हैं, जेल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप कहाँ जाके देखते हैं? प्लेन मिरर के सामने देखते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, आखिर इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? जो इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर है इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कभी आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इमेज के केस में कि किसी प्लेन मिरर से किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी, तो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज फॉर्म होगी। कैसी इमेज फॉर्म होगी? ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ठीक है,
द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट द ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज इमेज में आपको नजर आएगा। द इमेज फॉर्म इज फॉर एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो हमने ये पहले ही बात इंक्लूड कर दी थी कि आखिर जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट प्लेस होगी, जितनी डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट रखी होगी, उतनी ही डिस्टेंस पर आपको उसकी इमेज फॉर्म होती हुई नजर आएगी, प्रतीत होगी। ठीक है, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, फर्दर इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। तो ये जो इमेज होगी ये लिटरली इन्वर्टेड होगी। ये भी आपको याद रखना है, मतलब कि जब आप किसी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगी तो आपको लेफ्ट शोल्डर राइट में नजर आएगा और राइट शोल्डर लेफ्ट में नजर आएगा। बट आपको ऐसा आपने कभी गौर किया हो न किया हो, बट कीजिएगा, और इसी को बोलते हैं लिटरली इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लिटरली इन्वर्जन। और इसी को बोलते हैं इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, कि आपका लेफ्ट शोल्डर राइट में नजर आ रहा है, आपका राइट शोल्डर लेफ्ट में नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ तक तो बातें थी कि आखिर प्लेन मिरर होगा तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी आपसे ये पूछना चाहती है कि अगर मान लीजिए हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर इन कर्व। कह रहे कि अगर कहीं पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व शेप में हो, यानी कि वो प्लेन ना हो, यानी कहने का मतलब क्या है समझिएगा, कि अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा कि प्लेन मिरर में क्या क्या बातें होंगी। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर, ठीक है, कह रहा है कि अगर जो सरफेस है वो प्लेन ना हो कि कर्व हो, इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो या किसी अदर टाइप का कर्व हो, या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसी कर्व टाइप में हो, तो आखिर उसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसा होगा, या उस पे इमेज कैसे बनेगी, या वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेचर क्या होगा। ये सारी बातें अब एनसीईआरटी आपके साथ एक्सप्लोर करने जाने वाली है, तो इसे बहुत गौर से समझिएगा। हम पहले एक एक्टिविटी कवर करते हैं, एक्टिविटी 9.1, और इसका आंसर एनसीईआरटी हमें आगे देगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, यानी कि एक हमने बहुत चमकता हुआ क्या ले लिया, शाइनिंग स्पून ले लिया, और हमने उसमें अपने चेहरे को देखने की कोशिश की, और इस कर्व सरफेस, तो उसका जो कर्व सरफेस है, अगर आप स्पून देखेंगे तो स्पून घर में देखा ही होगा, तो उसमें देखा होगा जिस जिस पोर्शन हम खाते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो कर्व्ड शेप में होता है। और मान लीजिए कोई स्टेनलेस स्टील का स्पून है, तो आपको सिंपल सी बात है उसमें आपका चमकता हुआ चेहरा, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, फूला हुआ नजर आएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या डू यू गेट द इमेज? क्या आपको वहां पे इमेज मिलेगी या नहीं मिलेगी? इज इट स्मॉलर और लार्जर? आखिर वहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपके फेस से छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा? ठीक है, मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। तो आपको वहां पर हिलाना है उस स्पून को, आगे की ओर मूव करना है, बैक की ओर मूव करना है, फिर आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन लेनी है कि आखिर उस इमेज के फॉर्मेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं जब आप उस स्पून की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। और यही पोजीशन फिर क्या करनी है, यही प्रोसेस आपको स्पून को रिवर्स करके करना है और रिपीट करना है इस एक्टिविटी को, कि आखिर इमेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे या इमेज कैसे फॉर्म होगी। फिर क्या करना है, फिर आपको कंपेयर करना है उसके करेक्टर को, कि आखिर जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है वो टू सरफेस में कैसे बनेगी, अलग अलग सरफेस में कैसे बनेगी। कि मान लीजिए कोई ये स्पून हो ऐसा, शायद ऐसे ही होता है स्पून, नहीं होता है, हाँ ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो इनवर्ड वाला पोर्शन है, तो इनवर्ड वाले पोर्शन में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, कैसी इमेज फॉर्म होगी। और जो बाहर का जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, जो आउटवर्ड्स का पोर्शन होता है, उस पे इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ये हमें एक्टिविटी के अंतर्गत बताना है। तो कभी कीजिएगा, हम प्रोसेस पे चलते हैं और प्रोसेस को देखते हैं प्रोसेस क्या कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो आप कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून ले रहे हैं कुड बी कंसीडर एज अ कर्व मिरर, तो आपको कर्व मिरर के फॉर्म में कंसीडर कर लेना है। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्पेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसीडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पेयर। such mirror whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror. We shall now study about the spherical mirror in some detail. तो कहने का मतलब यही है
कि आप उसे एज अ कर्व्ड सरफेस मान लीजिए, और उस कर्व्ड सरफेस को आप किस तरह से कंसीडर करेंगे, आप कंसीडर कर लेंगे कि सरफेस ऑफ द स्फीयर है और वो एक स्फेरिकल मिरर का क्या है, पार्ट है। तो अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये बात हमें देखनी है। अब मैं ये बात आपको एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करता हूँ, ठीक है। सपोज करिए आपके पास, आपने गोला देखा होगा, सर्कल देखा होगा, रियल लाइफ में आपको सर्कल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए ये किसी गिलास का सर्कल है, किसी गिलास का कटा हुआ पोर्शन है। कैसे गिलास का कटा हुआ पोर्शन सर? मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास था, बहुत बड़ा गिलास था, इतना बड़ा गिलास था, ठीक है। गिलास कांच की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा गिलास था। आपने क्या किया, इस गिलास के मान लीजिए इतने पोर्शन को आपने कट कर दिया गोले शेप में। तो क्या ये आपको इसी गिलास का पोर्शन है या नहीं है? बिल्कुल है सर। क्यों? यही गिलास था, इसका पूरा एरिया था, पहले हमने बस इतने एरिया को कट कर लिया। कितने एरिया को? इस एरिया को हमने कट कर लिया। तो जब हमने इस एरिया को कट कर दिया तो हम बोलेंगे कि इसी गिलास का एक पोर्शन है, तो हम इसे बोलेंगे स्पेरिकल मिरर। यानी कि जो मिरर गोले फॉर्म में है, जो मिरर राउंड शेप में है, ठीक है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैं इसी स्पेरिकल मिरर से कुछ कर्वेचर कट करने चालू कर दें। मान लो यहाँ पर एक कर्वेचर हमने कट कर लिया, इसी का एक पोर्शन हम ऐसा कट कर लें, हम इसी का एक पोर्शन ऐसा भी कट कर लें। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बाकी मान लीजिए ये पोर्शन बच रहा है, हम इस पोर्शन को भी कट कर लें। जैसे भी हमें पॉसिबिलिटी निकले हम वैसे ही इसके कर्वेचर्स को कट करना चालू कर दें। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है एनसीईआरटी का, कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले वो जान लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। तो जब आप किसी स्फेरिकल मिरर का कोई भी पोर्शन कट करेंगे तो उसका जो सरफेस होगा, मे बी हो सकता है कि उसका कर्व शेप का जो सरफेस है वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, यानी अंदर की ओर कर्व्ड हो या बाहर की ओर कर्व्ड हो। अगर ऐसा होगा तो, अगर ऐसा होगा तो a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards। अगर किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका कर्व इनवर्ड है, दैट इज फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर। यानी कि जो उसका फेस है वो किस साइड है, सेंटर ऑफ स्पेयर की डायरेक्शन में है, इज कॉल्ड कनकेव मिरर। उसे आप क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। जैसे कि आप इसे देखिए, तो इसका सरफेस कैसा है, इसका सरफेस इनवर्ड कर्व्ड है। क्या बात क्लियर है? यानी कहाँ, बाहर की डायरेक्शन की ओर। कहाँ देखिए, ये बाहर की डायरेक्शन की ओर है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे भाई लोग? कनकेव मिरर। क्लियर हो गया ये? अगर वहीं पर स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व्ड है, कैसा है, आउटवर्ड कर्व्ड है, तो उसे आप बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। यानी कि अगर किसी का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर झुका हुआ है, आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर इनवर्ड कर्व है यानी अंदर की साइड को झुका हुआ है तो उसे आप क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। अगर बाहर की ओर है यानी कि आउटवर्ड्स है तो आप उसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसी चीज का सिस्टमेटिक डायग्राम उन्होंने 9.1 में दिया है, तो आप देख सकते हैं ये कनकेव मिरर है जो कि ए डायग्राम है, और ये आपका कन्वेक्स मिरर है। तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए कुछ बातें अब हम आपको और क्लियर कर देते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सर्कल है, तो ये सर्कल है तो सिंपल सी बात है, इसकी रेडियस होगी, इसका सेंटर होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, इसका रेडियस भी होगा, इसका सेंटर भी होगा। मान लीजिए ये हमारा अंडा टाइप का एक स्पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका सेंटर है, इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने मान लीजिए कोई कर्वेचर कट कर लिया है तो सिंपल सी बात हम इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस होगी। और अगर मैं इसी को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दूं तो ये जो पूरी, जब हम कर्वेचर के केस में पढ़ेंगे तो हम इसे लेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस। ये आपको दो तीन बातें क्लियर हो गई। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये इसकी रेडियस होगी, ये पूरी प्रिंसिपल एक्सेस होगी, और यहाँ पर ये एक पी पॉइंट होगा। क्या होगा,
P पॉइंट होगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि जो होगा कि सिंपल सी बात है, आपने सारी चीजें पढ़ ली, आपने स्पून का भी एग्जाम्पल पढ़ लिया, आपने जो है स्पेयर को भी कट कर लिया, आपने कर्वेचर्स को भी कट कर लिए। ठीक है, तो वहां पर जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर होगा इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। तो जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो स्पेरिकल मिरर का पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसे पोल बोलेंगे, पी बोलेंगे। यहाँ पर जो होगा हमने बोल दिया यहाँ पे पी होगा आपका, क्लियर है? ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, यानी कि वो पोल होगा। आगे बढ़े, इसी तरह से जो आपके सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम सी बोलेंगे, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो आपके रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर हम उस कर्वेचर पर एक एक मान लीजिए कोई इमेजिनरी लाइन मान रहे हैं, कोई इमेजिनरी लाइन उससे पास हो रही है थ्रू द पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू स्पेरिकल मिरर के, तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस। तो इन सारे नाम को याद रखिएगा। क्यों, ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे ताकि आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकें। उनके सिंबल्स को याद रखिएगा ताकि उन सिंबल्स को भी आप यूज कर सके। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए, अभी यहाँ पे देखिए एक सिंपल सी एक्टिविटी ली है 9.2। इसमें क्या बोला गया है, डू नॉट लुक एट सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट मे डैमेज योर आईज। तो आखिर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी डायरेक्टली सन की तरफ ना देखें, इवन किसी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सनलाइट के थ्रू तरफ भी ना देखें एकदम से। ठीक है, अदरवाइज ये आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं होल्ड अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को एक को होल्ड करना है, यानी कि इस वाले मिरर को होल्ड करना है। और फिर कह रहा है कि डायरेक्ट्स इट रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहाँ कर दो, सन की तरफ कर दो। कहाँ कर दो, तो यानी ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, इसे कहाँ कर दो, सन की डायरेक्शन में कर दो। ठीक है भाई, कर देंगे। तो कह रहा है डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द टॉप, ऑन टू द टॉप ऑफ अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। तो कह रहा है यहाँ पर एक शीट ऑफ पेपर ले लो। हमने मान लिया शीट ऑफ पेपर ले लिया, सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जा रही है। फिर कोई रे आ रही है, मान लीजिए रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जा रही है। फिर कोई रे आ रही है, मान लीजिए रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। ठीक है, ऐसे मान लो इन रे को एक पॉइंट पर अगर मिला दें, तो कहने का मतलब यही है कि move the sheet of the paper back and forth gradually until you find on the paper sheet a bright sharp spot of light. Hold the mirror and the paper in the same position for a few minutes. What do you observe and why? तो क्या एक्टिविटी समझ में आई आपको, क्या कह रहा है? कुल मिलाकर के एक्टिविटी में ये कहना चाह रहा है कि आपके पास मान लीजिए कोई कनकेव मिरर है। ठीक है, हमने ले लिया कोई कनकेव मिरर है हमारे पास। कह रहा है कि इस कनकेव मिरर में आप सनलाइट को गिराइए और रिफ्लेक्ट कीजिए। हमने बोल दिया ठीक है, हम सनलाइट इसमें गिराएंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। अब कह रहा है कि एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए। हमने शीट ऑफ पेपर ले लिया। कह रहा है कि इसे ग्रेजुअली आप आगे लाइए, पीछे ले जाइए, आगे लाइए, पीछे ले जाइए। ठीक है, बैक फोर्थ आप कीजिए। और ये तब तक कीजिए जब तक इससे रिफ्लेक्ट होने वाली हर लाइन एक पॉइंट पर स्पॉट करने न लग जाए। मान लीजिए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर मान लीजिए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, बट जाकर के मिले तो इसी पॉइंट पर मिले। मान लीजिए कोई सनलाइट यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जाकर के कहाँ मिले, मान लीजिए इसी पॉइंट पर मिलना चाहिए, इसी पॉइंट पर मीट होनी चाहिए। ठीक है, तो करेंगे आप थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे। इस एक्टिविटी का कहने का मतलब ये है कि जब आप ये सारे काम करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। आप थोड़ा देर इसे होल्ड करके रखिए और इसे होल्ड करके रखिए सेम पोजीशन पर, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो क्या जो है, जो पेपर है उस पे स्मोक प्रोड्यूस होने लग जाएगा, पेपर जलने लग जाएगा। इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर। क्या ये कैच फायर कैच कर लेगा? वाई डज इट बर्न, आखिर ये जलना क्यों चालू हो जाएगा, ये हमें बात बतानी है इस एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, तो द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज एट अ पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पर मिलेगी, तो एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो आप देखेंगे कि इस पर शीट ऑफ पेपर पर क्या बनेगा, सन की इमेज बनेगी। तो दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो ये पॉइंट क्या होगा, कनकेव मिरर का फोकस होगा। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द
कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर, तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट एक बार आकर के स्ट्राइक कर रही है और हर वेव, हर उसकी रे वहां पर स्ट्राइक कर रही है, तो वहां पर उसकी हीट की वजह से उस पेपर को इग्नाइट कर देंगे, यानी वो पेपर जलना चालू हो जाएगा। तो द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगी इमेज की, कहाँ से, पोजिशन ऑफ द मिरर से, वो हमें क्या बताएगी, वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ बताएगी, वो वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बताएगी। क्या बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपको एक यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर एक आपका कनकेव मिरर लिया गया है और ये यहाँ पर आपका कन्वेक्स मिरर लिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और वहां से क्या आ रही हैं, रे आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, वेव्स ऑफ लाइट आ रही है या रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। और वह रे ऑफ लाइट आकर के कहाँ टकरा रही है, आपके कनकेव मिरर के सरफेस पर। और कनकेव मिरर के सरफेस पर टकराने के बाद देखिए ये सारी की सारी लाइंस रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट हो रही हैं, जैसे हमने फोकस बोला है। तो हम बोलेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कनकेव मिरर के केस में कहाँ पर हो रहा होगा, फोकस पर हो रहा होगा। किस कंडीशन में, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटी पर रखी हुई है। क्या बात क्लियर है? अगर इसी तरह से कन्वेक्स के केस में देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये एक कन्वेक्स मिरर है और उसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका पोल है, ये उसका फोकस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट आ रही है और हम रे ऑफ लाइट को यहाँ पे प्रतीत आते हुए प्रतीत होता देखेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है और यहाँ प्रिंसिपल फोकस पर मैच हो रही है। तो आप इसे कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि कनकेव मिरर के केस में इमेज का फॉर्मेशन जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो फोकस पर बनेगा, और इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल फोकस पर इमेज फॉर्म होगी जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी होगी, प्लेस होगी। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पर यही बातें बोली गई हैं, आप इसे रीड कर लीजिएगा एक बार ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। बट आपको डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है क्लियर होना, तो आपको डायग्राम पर फोकस करना है। आपको आज इतना तो याद करना ही करना होगा कि भाई कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कनकेव मिरर कैसा होता है, इनवर्ड कौन बेंट होता है, आउटवर्ड्स कौन बेंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बोलेंगे, फोकल लेंथ कैसे बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस कैसे बोलेंगे। तो हम ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर करेंगे कब, जब हमारी पीपीटी वाली क्लासेस आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस आएंगी। ठीक है? तो यहाँ पर रेडियस ऑफ फोकस लेंथ के बीच की जो है रिलेशन बताया गया है, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा कि रेडियस ऑफ फोकल लेंथ के बीच रिलेशन होता है आर इक्वल टू एफ। आर इक्वल टू एफ यानी कि जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। ठीक है? तो जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगा वो फोकस ऑफ द कर्वेचर का डबल होगा, यानी 2 टाइम्स होगा। क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, अगली कॉन्सेप्ट में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना इनफ है। आप इन चीज़ों को कवर कीजिए। ठीक है? और मैं आपको बता दूं, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ हमने अभी तक आज क्या क्या किया है। तो पहली बात आपने किया कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कैसे होगा। ठीक है? कि कोई एक प्लेन सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट लाइट कैसे होगी, पहली बात ये प्रिंसिपल देखा। इसके हमने रूल्स देखे कि भाई इसका जो एंगल आई है एंगल आर के इक्वल होगा, और इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है? उसके बाद हमने जो है स्पून का एक वो जो प्रैक्टिकल था वो हमने किया, एक्टिविटी की। दूसरी बात हमने कर्व सरफेस देखा, स्पेरिकल मिरर देखा, उनके पॉइंट देखे कि भाई सी क्या होगा, इसका सेंटर होगा, एफ कहाँ होगा। ठीक है? और उसके बाद हमने पी क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस या पोल क्या होगा या प्रिंसिपल एक्सेस क्या होगी। ठीक है? उसके बाद कर्व सरफेस में हमने दो देखे, एक कनकेव देखा, एक कन्वेक्स देखा। ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो आखिर उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पर होगा, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पर होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर देखा फोकस पर होगा। हमने कन्वेक्स के केस में देखा कि कहाँ पर होगा, यहाँ से आएगा तो मान लो रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पर आती हुई एक लाइन प्रतीत होगी। तो हमने बोला कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो प्रिंसिपल एक्सेस पर होगा। ठीक है? इसी तरह से अगर यहाँ से आएगी मान लो यहाँ पे होगी तो कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सेस पर होगा। फिर हमने और क्या देखा, हमने इसके बाद अगर देखें तो हमने यहाँ पे एक चीज और देखी थी
ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें। हाँ, हमने एफ इक्वल आर बाई टू देखा, यानी कि आर इक्वल टू एफ देखा कि जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगा वो क्या होगा, वो फोकल लेंथ का डबल होगा। क्या होगा, फोकल लेंथ का डबल होगा। तो आज की क्लास में इनफ है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर पसंद आती है क्लासेस तो लाइक जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।